we have done up to the microscopic anatomy of skeletal muscles. Okay, we have done that there are myosin filaments, okay, and actin overlaps in the skeletal muscles. Now we are going to do the nerve stimulus to the muscles. Okay, when we are talking about the skeletal muscles, okay, you must know there will be a stimulation by nerve, okay, to contract, that is motor neuron. Okay, there will be one neuron and there will be muscles which are stimulated by that neuron. ओके, जब कोई भी मसल अपना काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसको चलाने के लिए एक क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें एक नर्व की ज़रूरत पड़ती है जो उस मसल को कंट्रोल करता है। ओके, इसको कहा जाता है मोटर यूनिट। इस मोटर यूनिट में एक न्यूरॉन होता है और ये न्यूरॉन क्या करता है, आगे मसल की स्टिमुलेशन को जो है अपने कंट्रोल में रखता है। ओके, मसल्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि कितने नंबर ऑफ फाइबर्स जो है वो स्टिमुलेट हुए हैं, उसके हिसाब से मसल्स की फोर्स डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा फाइबर स्टिमुलेट, उतनी ज़्यादा मसल्स की फोर्स, जितने कम नंबर्स ऑफ फाइबर स्टिमुलेटेड, उतनी कम फोर्स। ओके, मसल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो ज़्यादा मसल टेंशन में जाती है। ओके, एंड मसल्स तब तक कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं जब तक के उनमें एनर्जी खत्म ना हो जाए। ओके, यू कैन टेक द केस ऑफ एनी बॉडी बिल्डर, ओके, और द वन हु इज डूइंग वेट। ओके, जैसे ओलंपिक्स में होता है कि जी इतने किलोग्राम्स का वेट जो है एक पर्सन उठाएगा, ठीक है, वहां पे एक लिमिट होती है, इतने सेकंड्स तक वेट उठा के रखना है अपने सिर से ऊपर। तो उस पूरी की पूरी चीज में वेट्स को नीचे से रोड से पकड़ के हाथों से ऊपर की तरफ खींचना, फिर ऊपर हेड तक लेके जाना, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है या किसकी वजह से हो रहा है, मसल्स की फोर्स की वजह से हो रही है। और वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, स्टिमुलेशन के ऊपर। जितनी ज्यादा कंट्रैक्शन, उतनी ज्यादा मसल्स के ऊपर टेंशन पड़ेगी। ओके, और मसल्स किसी भी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब तक करते रहेंगे, जब तक कि वो एनर्जी उनकी खत्म ना हो जाए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक प्रैक्टिकल तौर पे करना हो, मैं अगर आपको कहूँ कि आप अपना हाथ सीधा रखो, बिल्कुल स्ट्रेट अपना हाथ रखो, और उस स्ट्रेट हाथ के ऊपर आप एक कांच के ग्लास में पानी भर के रखो, एंड द number of time or the minutes or the hours you are keeping that position is depend upon the energy of muscles in it. जैसे ही वो एनर्जी खत्म होगी, आपके हाथ में वो कंट्रोल नहीं रहेगा कि आप उस गिलास को अपनी पोजीशन पे रख सको और वहां से वो गिलास गिर के टूट सकता है। ओके, गॉट माय पॉइंट? यस सर। कभी किया है ये प्रैक्टिकल पहले? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, तो फिर जिस दिन हम मस्कुलर सिस्टम का प्रैक्टिकल करेंगे उस दिन आप लोगों को ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके सर। सो व्हाट आर द मसल्स एंड वेरियस बॉडी मूवमेंट्स? ओके, सो मूवमेंट कब आता है, जब कोई भी मसल जो है वो उसकी अटैच्ड बोन के साथ मूव करता है। या कह सकते हो कि मूवमेंट कब आता है, जब मसल अपनी अटैच्ड बोन को मूव करता है। ओके, सो इसमें क्या क्या आ जाती हैं चीजें कि एक तो मसल कौन सी बोन के साथ जुड़ा है, मींस कहाँ से उसकी
जो ओरिजिन है, कहाँ पे वो दूसरी बोन के साथ जाके इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, और उसके बीच में कहाँ पे कोई टेंडोन्स है और कहाँ पे वो कंट्रैक्शंस शो करता है। जैसे कि यहाँ पे आपकी आर्म का दिखाया गया है, जो आपका अपर मसल रीजन है वो कहाँ पे है, ह्यूमरस पे है, इंसर्शन उसकी डाउन बोन्स पे है और सेंटर में टेंडन है, और कंट्रैक्शन कहाँ पे आ रही है, अपर मसल्स पे। ओके, सो ओरिजिन क्या होती है, एक ऐसा पार्ट, ठीक है, एक ऐसा जॉइंट मसल्स का उस बोन के साथ जो इमूवेबल, ठीक है, ओरिजिन वो पॉइंट है मसल्स के ज्वाइंटमेंट का जो कि इमूवेबल बोन पे होता है। इंसर्शन उस अटैचमेंट को कहते हैं जो किस पे होती है, मूवेबल बोन्स पे होती है, ठीक है, लाइक दिस। आप ये देख सकते हो कि जो ऊपर वाली बोन है दैट इज फिक्स्ड, ठीक है, और जो नीचे वाली बोन है दैट इज मोबाइल। और अगर आप इसको अच्छे से देखो तो जो भी मूवमेंट हो रहा है वो कौन कर रही है, नीचे वाली बोन कर रही है, चाहे वो ऊपर की तरफ का मूवमेंट हो या फिर साइड वाइज मूवमेंट हो, सब मूवमेंट कौन कर रही है, आपकी नीचे वाली आर्म। Okay, these are the some other movements being done by the arm. So types of muscle contractions. So सबसे पहले आती है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस में क्या आता है, मायोफिलामेंट्स जो होते हैं वो स्लाइड कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, ठीक है। सो इसकी वजह से होता क्या है, जो मसल है वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरी होती है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन सॉरी, जिसमें जो टेंशन होती है वो मसल्स को इंक्रीज करती है। आइसोटोनिक में मसल्स को जो है उसका साइज शॉर्ट हो जाता है, इसमें मसल्स जो है साइज बढ़ जाता है, ठीक है, और इसमें मसल्स जो है वो शॉर्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन जो है, आप देख सकते हो कैसे है, जैसे हम नॉर्मली कोई भी बॉल उठाते हैं और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। एसेंट्रिक एंड कंसेंट्रिक। सो कंसेंट्रिक का मतलब है मसल शॉर्ट हो गया, ओके, और वर्क कर रहा है। एसेंट्रिक का मतलब है कि इसमें एक फोर्स आ गई जैसे ही इसमें लेंथ इंक्रीज हुई, ओके। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या आता है, टेंशन बन जाती है जब आप मसल कोई भी काम करते हो मगर ये मसल ना तो बढ़ता है ना ही शॉर्ट होता है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों चीजें, ये है आइसोटोनिक, ठीक है, एक जैसी टेंशन है मगर लेंथ चेंज हो रही है जब आप ऊपर नीचे करते हो बाजू को। मगर इसमें क्या है कि मसल रिलैक्स्ड है मगर कॉन्ट्रैक्शन किसी तरीके की जब भी होगी मसल में कोई शॉर्टनेस या लेंथनेस नहीं आएगी, और इसमें बंदा अपना पोस्चर बनाए रखता है। मसल टोन, इसमें क्या होता है कि जो फाइबर्स होते हैं आपके, ठीक है, वो जब रिलैक्स होता है मसल तब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट फाइबर्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम्स पे, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, मसल्स को टोन प्रोवाइड करते हैं, ओके। और इस स्टिमुलेटिंग प्रोसेस को जो अलग अलग फाइबर्स के लिए है, ठीक है, ये किसके कंट्रोल में है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में, ओके। क्या होता है इनवॉलेंट्री, सर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। यस, कभी देखा होगा कि
आप बैठे हुए हो, ठीक है, या खड़े हो, और आपकी जो आंख है उसमें एकदम से आपके आंख के मसल्स में मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया। कभी हुआ है किसी के साथ? Yes, sir. आप नॉर्मली इसमें कह रहे अख फरकना, अख फरक रही है जी, ठीक है। Yes, दैट sir. Yes, sir. इज बिकॉज के किसकी वजह से है? वो इनवॉलेंट्री मसल्स की एक्टिविटी की वजह से। ओके, इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज्ड मसल यूज या इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स। ओके, तो जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो उस टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है मसल्स के ऊपर? तो जब आप ज्यादा मसल्स को यूज कर रहे हो, एक्सरसाइज का मतलब जिम जा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो जिससे मसल्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसके रिजल्ट क्या है? सबसे पहले मसल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, आपके मसल्स बन जाएंगे, ठीक है। इन मसल्स में ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप ज्यादा टाइम तक हैवी चीजों को होल्ड कर सकोगे, ठीक है। मसल्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, उनमें काम करने की जो काबिलियत है वो बढ़ जाएगी। ओके, मगर जो मसल्स हैं वो साथ ही साथ क्या है? मोर रेजिस्टेंट हो जाएंगे फटीग्स। मतलब ये कि चाहे आप जितना मर्जी काम करते जाओ, आपके मसल्स जल्दी थकेंगे नहीं। जैसे कि कोई बंदा, एक नॉर्मल बंदे को अगर एक टास्क दे दिया जाए जिसमें उसको 10 किलोग्राम का एक वेट उठा के रखना है, और वही काम एक ऐसे पर्सन को दे दिया जाए जो खुद वेट लिफ्टर, ठीक है, तो आपके हिसाब से ज्यादा टाइम तक कौन उठा के रख सकेगा 10 किलोग्राम का जो वेट है? कौन ज्यादा टाइम तक उठा के रख सकेगा? अ नॉर्मल Sir, जो पर्सन body, और अ पर्सन हु इज डूइंग वेट लिफ्टिंग? सब weightlifting वाला. यस। रीजन क्या है? इस उस वेट लिफ्टर में ये चारों चीजें प्रेजेंट होंगी। उसके मसल्स का साइज भी ज्यादा होगा, उसके मसल्स में स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, उसके मसल्स की एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उसके मसल्स में थकावट जल्दी नहीं आए। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी मूवमेंट। एक ऑर्डिनरी बॉडी मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब होता है कि इसमें एंगल जो होता है जॉइंट का वो कम हो जाता है, और इसमें दो बोन्स जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं, जहाँ एक दूसरे के करीब आ जाती है। जैसे कि अगर आप अपनी आर्म को अपने शोल्डर की तरफ लेके जाओ, फ्रॉम एल्बो आप अपनी लोअर आर्म को ऊपर की तरफ अपने शोल्डर की तरफ लेके जाते हो, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। समझ गए? आपने अपनी एल्बो Yes, से sir. देखना है नीचे की तरफ से, आपका हाथ ऊपर की तरफ आ रहा है, आपकी जो किसकी तरफ? आपके शोल्डर की तरफ। सो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। अब आपने क्या करना है? सेकेंड इंस्टांसेस कि जो हाथ आपका आपके शोल्डर पे था, अब आपने उस हाथ को बिल्कुल दूर ले जाना और अपनी आर्म को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है नीचे की तरफ। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंड कर दिया हाथ। रोटेशन, आपकी बोन का जो मूवमेंट है, ठीक है, वो जैसे कि आप अपने हेड को नो के लिए घुमाते हो, या अपनी आर्म को शोल्डर से घुमाते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। शोल्डर से घुमा के देखा है ना कभी आर्म को? दैट इज रोटेशन। नाउ एबडक्शन एंड एडक्शन एंड सर्कमडक्शन, तो वो
आ जाती हैं आपकी अलग अलग कंडीशंस। एबडक्शन मतलब आर्म को अंदर की तरफ, एडक्शन मतलब दूर की तरफ, एंड सर्कमडक्शन मतलब कि जब आप अपनी बाजू को शोल्डर से घुमाते हो तो वो पहले अंदर की तरफ आती है फिर बाहर की तरफ जाती है। दिस इज कॉल्ड सर्कमडक्शन। सो टाइप्स ऑफ मसल्स, कौन कौन से टाइप्स हैं मसल्स के? सो सबसे पहले आता है प्राइम मूवर। ओके, प्राइम का मतलब होता है सबसे ज्यादा जरूरी। तो एक ऐसा मसल जिसके ऊपर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी बहुत ही ज्यादा जरूरी मूवमेंट्स। ओके, सो दिस इज द प्राइम मूवर। एंटेगनिस्ट्स, ओके, ऐसे मसल्स जो अपोज करते हैं या रिवर्स करते हैं प्राइम मूवर। ऐसे मसल्स जो प्राइमरीली अच्छे काम कर रहे थे, जो जरूरी काम है, जो जरूरी मूवमेंट है हमारी बॉडी का, उसको रोकने वाले मसल्स को कहा जाता है एंटोगनिस्ट्स। साइनर्जिस्ट वो मसल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं प्राइम मूवर्स को उनके मूवमेंट्स में, पर साथ ही साथ हेल्प करते हैं रोटेशन को प्रिवेंट करने। देन इज फिक्सेटर्स। फिक्सेटर्स वो होते हैं जो किसी भी मसल्स के मूवमेंट्स को फिक्स करके रखते हैं। ओके, डायरेक्शंस। अब नेम ऑफ स्केलेटल मसल्स, तो इसके हिसाब से क्या है? डायरेक्शन ऑफ मसल फाइबर्स। ठीक है, अगर तो वो स्ट्रेट है तो रेक्टस। ओके, अगर किसी मसल का साइज ज्यादा है तो उसको मैक्सिमस। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से। ओके, ज्यादातर जो मसल्स होते हैं वो बोन के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, जहाँ बोन के नाम से जुड़े होते हैं, जिस बोन के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो लाइक टेम्पोराइल्स, जहाँ उनकी ओरिजिन के हिसाब से कितनी ओरिजिन है, मतलब कितनी जगह से वो आ रहे हैं। लाइक अगर 3 जगह से हैं, जहाँ उनके 3 हेड्स हैं तो ट्राइसेप्स, अगर 2 हेड्स हैं तो बाइसेप्स, अगर 4 हेड्स हैं तो क्वाड्रासेप्स। ओके, लोकेशन ओरिजिन के हिसाब से और कहाँ पे वो इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर वो स्टर्नम पे है तो स्टर्नो। ठीक है, शेप के हिसाब से, अगर मसल की शेप ट्रायंगुलर है तो डेल्टॉइड। ठीक है, एक्शन के हिसाब से कि वो फ्लेक्स कर रहा है, जहाँ एक्सटेंड कर रहा है किसी बोन के साथ, तो अगर फ्लेक्स कर रहा है तो फ्लेक्सर, अगर एक्सटेंड कर रहा है तो एक्सटेंस। ओके, सो अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, इनमें किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं होती है। ठीक है, जो इनकी शेप होती है वो स्पिंडल शेप्ड होती है। ठीक है, एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ठीक है, और इनका जो भी कोई मूवमेंट होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और ये कहाँ पे हमें मिलते हैं? हमेशा होलो ऑर्गन्स की वॉल्स में मिलते हैं। ठीक है, और इनका जो सबसे मेन फीचर है वो क्या है कि इनका जो काम है वो स्लो है, सस्टेन्ड है, मतलब एक जैसा काम है, मगर ये टायरलेस है, हमेशा लगातार वो काम करते ही रहते हैं। ठीक है, कार्डियक मसल्स जिनमें स्टिरेशंस होती हैं, स्टिरेशंस आप देख सकते हो साइड में मसल फाइबर्स हैं, कार्डियक मसल उनमें लाइनिंग है, सो इनमें स्ट्रेशंस होती हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और हमेशा दूसरे मसल सेल्स के साथ एक डिस्क शेप में जुड़ते हैं। ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, सिर्फ हार्ट में मिलते हैं और एक स्टेडी पेस पे काम, एक जैसे पेस पे ही लगातार इनका काम होता है। डिसऑर्डर्स रिलेटिंग टू द मस्कुलर सिस्टम,
तो सबसे पहले आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओके, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब है एक ऐसी कंडीशन जो इनहेरिटेड है, मतलब पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मसल्स हैं वो अपने नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, फैट का और कनेक्टिव टिश्यूज का ज्यादा होना। ठीक है, मगर जो फाइबर्स हैं वो जल्दी से डीजनरेट कर जाते हैं और टूट जाते हैं। ठीक है, ड्यूचेन एम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें क्या होता है, बाकी सब कंडीशंस वही हैं, मगर इसमें एक प्रोटीन होता है जो कि मेंटेन करता है सार्कोलेमा की लेयर को मसल फाइबर्स की, वो प्रेजेंट नहीं होता है। मिस्थीमिया ग्रेविस, ठीक है, ये एक लगातार बढ़ने वाली वीकनेस है और इसका कारण है एसिटाइल क्योलिन का कम होना बॉडी के अंदर। सो दीज आर योर कार्डियक मसल टिश्यूज। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो दीज आर इंटर कैलेटेड डिस्क, जो बीच में लाइन दिख रही है आपको, ये स्ट्रेशंस हैं, लाइंस हैं लगातार एक जैसी स्ट्राइप्स वाली, मगर उसके बीच में एक लाइन है ये डार्क, दिस इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क, जहां पे वो स्ट्रेशंस जुड़ती हैं एक दूसरे के साथ। एबनॉर्मल कंट्रैक्शन, जिसमें आ जाती है स्पाज्म, इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शंस जो होती हैं एक मसल की। ठीक है, उसमें क्या आ सकती है, क्रैम्प, मतलब मसल के बीच में थकावट की वजह से ब्रेकेज होना, या टेटनिक्स, बहुत ज्यादा स्पाज्म हो जाना स्केलेटल मसल्स के। ओके, किसी को पता है स्पाज्म क्या होता है, क्या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? सर क्या? स्पाज्म क्या होता है, स्पाज्म? नो सर। किसी को नहीं पता? नो सर, नहीं सुना। आई थिंक आप लोगों ने अपने लाइफ में एक या एक से ज्यादा बार इसको जरूर, जो है, क्या कह सकते हो, एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। ये क्या होता है कि जैसे कई बार आप बैठे हुए हो, या आप चलने लगे हो, या लेट रहे हो, एकदम से आपको फील होता है कि आपके मसल्स के अंदर एकदम से या तो स्ट्रेचिंग आ गई है, या उसमें मरोड़ आ गई है। या यस कई बार सर। आपने देखा होगा आपके पैर की उंगलियां एक तरफ को जानी स्टार्ट हो जाती हैं, जहाँ आपका कोई भी एक ऐसा पार्ट जो इनवॉलेंट्री मसल है वो अपने आप ही उसमें स्ट्रेचिंग या मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है, वो घुमाव लेना स्टार्ट हो जाता है, जैसे किसी ने पकड़ के निचोड़ दिया। कभी फील किया किसी ने ऐसी चीज? यस सर। सो दैट इज कॉल्ड स्पाज्म या क्रैम्प। ठीक है, इनवॉलेंट्री ट्विचेस ऑफ मसल्स, मगर ज्यादातर किसमें, वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर, दैट इज कॉल्ड टिक। ओके, दिस इज कॉल्ड टिक। ओके, इसमें होता क्या है कि जो आपकी बॉडी है, ठीक है, उसमें जो आपकी नर्व्स हैं वो लगातार किसी ना किसी तरीके का मूवमेंट करे जा रही हैं। ठीक है, और वो किसके अंडर रहा है, वॉलेंट्री कंट्रोल के अंडर। ठीक है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, आपकी फिंगर्स का एकदम से स्ट्रेच हो, पैर की फिंगर्स का। ठीक है, देन इज ट्रिमर। तो जो ट्रिमर्स होते हैं, ट्रिमर्स का मतलब होता है एक रिदमेटिक जो है कंट्रैक्शन होनी ऑपोजिट ग्रुप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है,
कि इसमें ज्यादातर आपके हैंड्स में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मगर ये मूव जो प्रॉब्लम है आपके आर्म्स में, हेड में, लेग्स में, कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो इसमें एक रिदम होगी, रिदम का मतलब अगर ऊपर से स्टार्ट हुआ है मूवमेंट या साइड से स्टार्ट हुआ है तो एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ जाके खत्म होगा, मगर हमेशा क्या करेगा, ऑपोजिट मसल्स को ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फैस्किकुलेशंस, इसमें क्या आता है, बहुत छोटी छोटी ट्विचेस आती हैं मोटर यूनिट्स के ऊपर जो आपकी स्किन के ऊपर विजिबल होती है। जैसे मैंने बताया था आंख का फड़फड़ाना, ठीक है। फिब्रिलेस, लगातार कंट्रैक्शन होना मसल फाइबर्स का किसी एक मसल के ऊपर, मगर ये आपकी स्किन के ऊपर विजिबल नहीं, ये स्किन के नीचे काम करेंगे, स्किन के ऊपर आपको ये नहीं दिखेंगे, ठीक है। मसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्पेशल मसल का, सबसे पहले आता है फैशिया, ठीक है, जिसको हम पेरिमीजियम एक्सटर्नम भी कहते हैं। एक एनवलप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फाइबर्स का बना हुआ, जो बैरियर का काम करता है, ठीक है, किसके लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, ठीक है। इन्फ्लामेशन ज्यादा दूर तक ना फैले उसको कंट्रोल करके रखने का काम करता है फैशिया। उसके बाद है ओस्टियोफैशियल सेप्टम, या जिसको कह दिया जाता है सेप्टम ओस्टियोफैशियल। तो ये एक फैशियल डिवाइडर होता है जिसमें के फेशिया जो कि सुपरफिशियल है वहां से लेके पेरियोस्टियम, ठीक है, डीप लेयर। तो ये क्या करता है, मसल्स की स्पेसेस को सेपरेट करके उनमें कंपार्टमेंट्स बना देता है, जिसको कहा जाता है कंपार्टमेंटम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेप्टम है, ठीक है, ये सेप्टम है और ये सेप्टम है, और ये सेंटर में कंपार्टमेंटम है, ये भी कंपार्टमेंटम है और ये भी कंपार्टमेंटम, ओके। ग्रोइंग Yes, ओल्ड sir. एंड मसल टिश्यूज, जब आपकी एज बढ़ती है और तब आपके मसल टिश्यूज कैसे होते हैं, तो स्केलेटल मसल टिश्यूज जो होते हैं उनमें फाइबर्स को रिप्लेसमेंट का काम कब स्टार्ट हो जाता है, जब आपकी एज 30 के आसपास पहुंचती है, ठीक है। इसके बाद जो आपके रिफ्लेक्सेस हैं वो स्लो होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और जो आपके मसल्स की स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। चेंज ऑफ मसल फाइबर्स फ्रॉम क्विक टू स्लो, तो आप ये कह सकते हो कि जब 30 इयर्स की एज क्रॉस हो गई, मसल फाइबर्स के टिश्यूज की और फैटी एसिड्स, फैटी टिश्यूज की जो रिप्लेसमेंट है वो स्टार्ट हो गई, तो आपका जो बॉडी का फंक्शन है मसल्स का वो स्लो हो जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती मसल्स में, उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है वो एक क्विक पर्सन से स्लो होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से जैसे जैसे पर्सन की एज ज्यादा होती जाती है उसकी बॉडी के मूवमेंट उतने ही ज्यादा स्लो होते जाते हैं। एंथेसोपैथी, ओके, तो इलनेस ऑफ मसल्स एंड टेंडिनियस इंसर्शंस, ये किसकी प्रॉब्लम है, मसल्स की और टेंडोन्स की, जहां पे इंसर्शन होती है उसकी, ठीक है। और इसका बेसिकली कारण क्या होता है, ओवर स्ट्रेनिंग। ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब है कि ज्यादा स्ट्रेन डालना, ज्यादा
प्रेशर डालना उन मसल्स के ऊपर। तो टेनिस एल्बो का मतलब है आपकी एल्बो में जो है खिंचाव आ जाना, या उसमें सोजिश पड़ जानी। रीजन क्या है कि आप बहुत हैवी काम कर रहे हो, लगातार करते जा रहे हो, जिसकी वजह से आपके वो मसल्स डे बाय डे वीक होते जा रहे हैं। ओके, क्लियर? Yes, sir. तो आज का लेक्चर यहीं तक है बेटा, ठीक है। ये कह सकते हो कि एक हम लोगों ने जो पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। हमने स्केलेटल सिस्टम किया था कंप्लीट, हमारा मस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। नाउ